Topic of the discussion is the slope and the role of slope in a simple linear regression. हम लीनियर रिग्रेशन को जब परफॉर्म करते हैं तो हमारा प्राइमरी पर्पस ये होता है कि इन दो वेरिएबल के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है जिसको हम यूज़ करते हुए डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को मेजर करेंगे. यानी रिग्रेशन का बेसिक पर्पस तो मेजरमेंट है, लेकिन हम मेजरमेंट कैसे कर रहे होते हैं उसके रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए. वो रिलेशनशिप क्या है जिसको यूज़ करते हुए हम उस डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को मेजर करेंगे. दैट इज़ बीन गिवन बाय द स्लोप. स्लोप एक मैथमेटिकल टर्म है जिसका आम ज़ुबान में मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो एंगल क्या है कि जिस एंगल को यूज़ करते हुए हम एक रिग्रेशन लाइन को डेवलप करते हैं. आपके जहन में होगा जो पहले लेक्चर्स हमने रिग्रेशन एनालिसिस के किए थे, जब भी हम किसी रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वो रिलेशनशिप किसी ट्रेंड लाइन की सूरत में, किसी फिट लाइन की सूरत में हमारे सामने आता है. वो लाइन अपवर्ड भी हो सकती है, वो लाइन डाउनवर्ड भी हो सकती है. अगर वो अपवर्ड है तो अपवर्ड का कोई ना कोई एंगल तो होगा. सिमिलरली अगर वो डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड का कोई ना कोई एंगल तो होगा. तो उस एंगल को हम स्लोप का नाम देते हैं. तो स्लोप एक मैथमेटिकल टर्म है और इस मैथमेटिकल टर्म को जब हम स्टैटिस्टिक्स में ट्रांसलेट करते हैं, डेटा एनालिटिक्स में ट्रांसलेट करते हैं, तो इसका नाम बन जाता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट. आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोलें, आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको स्लोप बोलें. दोनों का एक ही मतलब है. सिंबल जो यूज़ होता है स्टैटिस्टिक्स में इसका सिंबल बीटा है और डेटा एनालिटिक्स में भी इसको हम बीटा के नाम से जाहिर करते हैं. SPSS में ये सिंबल थोड़ा सा डिफरेंट होता है. तो आपके सामने मैं एक SPSS की रिग्रेशन की आउटपुट रखता हूँ और फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप की इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे और इसके सिंबल्स हमें क्या चीज़ बताते हैं. ओके, ये रिग्रेशन आउटपुट जो आपके सामने नज़र आ रहा है, इसमें जो टेबल नंबर 1 है वो हमें एक्सप्लिसिटली ये बता रहा है कि इस रिग्रेशन एनालिसिस के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से थे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से थे. फॉर एग्जांपल अगर मैं टेबल नंबर 1 ही को देखूं तो टेबल नंबर 1 में मुझे कॉलम नंबर 2 में ये बता रहा है कि हॉर्स पावर इज़ द नेम ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो फ्यूल एफिशिएंसी यानी माइल्स पर गैलन मौजूद है. दूसरे नंबर के ऊपर हम ये देखना चाहेंगे कि क्योंकि ये एक लीनियर रिग्रेशन है तो क्या BAR सेटिस्फाई हो रही है. यस, BAR सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि R स्क्वायर की वैल्यू 0.374 है और ये टेबल नंबर 2 में मौजूद होती है. तो R स्क्वायर की वैल्यू अगर 0.02 से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि BAR इज़ ओके. जो हमारी एजम्पशन थी लीनियर रिग्रेशन के हवाले से वो ठीक है. जो इंटरप्रिटेशन हम यहाँ से करेंगे वो ठीक होगी. अब हम टेबल नंबर 4 पे आते हैं. जो लास्ट टेबल आपको नज़र आ रहा है जिसकी हेडिंग कोएफिशिएंट है, उसमें अगर आप पहले कॉलम में देखें तो आपको दो चीज़ें लिखी हुई नज़र आएंगी. एक कांस्टेंट है जिसको हम वाई इंटरसेप्ट भी बोलते हैं और दूसरे नंबर के ऊपर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके लिए ये रिग्रेशन कंडक्ट किया गया, हॉर्स पावर. और इसके अगले कॉलम में आप देखें कि आपके सामने एक सिंबल लिखा हुआ नज़र आएगा जो B है और बीटा जो है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा. SPSS डिफ्रेंशिएट करता है इसके सिंबल्स में. आम स्टैटिस्टिक्स में तो हम बीटा ही डिनोट करते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट को या स्लोप को, जबकि SPSS क्योंकि स्लोप दो तरीके से कैलकुलेट करता है. एक को वो अनस्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट कहता है और एक को वो स्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट कहता है. इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो ये लफ्ज़ यूज़ करता है कि ये B है और जो स्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट है वो बीटा है. तो आपकी मर्ज़ी आप इसको B कहें, आपकी मर्ज़ी आप इसको स्लोप कहें, आपकी मर्ज़ी आप इसको रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहें, तीनों का एक ही मतलब है. अच्छा जी, अब हम मतलब देखते हैं. अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो 0.046 है इसकी वैल्यू. तो 0.046
हमें क्या बताती है, क्या ये बड़ी छोटी वैल्यू है, ज़्यादा वैल्यू है, अच्छी वैल्यू है या बुरी वैल्यू है। अगर आप इसका साइन देखें तो इसका साइन नेगेटिव है। तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि ये डाउनवर्ड रिग्रेशन होगा, ये अपवर्ड रिग्रेशन नहीं होगा। अगर मैं इसकी आपको ग्राफ दिखाऊं स्कैटर प्लॉट में, तो स्कैटर प्लॉट में ये डाउनवर्ड लाइन शो हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डाउनवर्ड रिग्रेशन जब मैं स्कैटर प्लॉट में देखूंगा तो मुझे डाउनवर्ड नज़र आएगा, और जब मैं उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखूंगा तो मुझे इस b का साइन नेगेटिव नज़र आएगा। दूसरी वैल्यू जो इसकी मैग्नीट्यूड है 0.046, ये हमें क्या बताती है, ये देखें ये लाइन जिस एंगल से नीचे जा रही है उस एंगल का न्यूमेरिकल वैल्यू ये हमारे पास 0.046 है। और इसका मतलब ये भी हो सकता है, दूसरा मतलब जो है वो हम ये कहेंगे कि अगर मैं हॉर्स पावर की वैल्यू में 1 यूनिट का इजाफा करूं तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि फ्यूल एफिशिएंसी थी उसमें 0.046 कमी हो जाएगी। मैं ये फिक्रा दोबारा आपके लिए बोलता हूं कि अगर हॉर्स पावर यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसकी वैल्यू में 1 यूनिट इंक्रीज हो तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी है उसकी वैल्यू में 0.046 यूनिट डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे मैं डिक्रीज इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव रिग्रेशन है। जो जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल कम होता जाता है। तो इस तरीके से हम इस स्लोप को इंटरप्रेट करेंगे। 3 मतलब मैंने आपके सामने रखे हैं। सबसे पहले तो ये वो उस एंगल को बता रहा होता है कि जिस एंगल से जो ट्रेंड लाइन है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड जा रही है। दूसरे नंबर के ऊपर ये उसकी मैग्नीट्यूड बता रहा होता है कि उस एंगल की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है या उस रिलेशनशिप की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है जो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में मौजूद है। और तीसरे नंबर के ऊपर हम उसको उस न्यूमेरिकल वैल्यू को क्वांटिफाई करते हुए यूज़ करते हैं कि अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू में 1 यूनिट का चेंज करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू में किस हिसाब से, उस स्लोप के हिसाब से चेंज हो। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।